नमस्कार साथियों, संस्कृति विभाग के रेडियो चैनल जय घोष में जो कि 107.8 मेगाहर्ट्ज पर आता है, इस रेडियो के माध्यम से मैं सुस्मित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं, हमारे बीच आए कुछ विशेष अतिथियों से भी समय समय पर मिलवाते हैं और उनसे हम अलग अलग तरह की बातों से, अलग अलग तरह के विषयों से रूबरू होते हैं। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में सूर्य कुमार शुक्ला जी, जो कि 1982 में भारतीय पुलिस सेवा के ये अधिकारी रहे हैं, यूपी कैडर के, और इन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी हैं पुलिस प्रशासन में रहते हुए। तो इनसे भी बात करेंगे, लेकिन साथ में हमारे समरीन भी हैं जो हमारी साथी हैं और ये भी हमारे साथ आज रहेंगी और हम दोनों ही मिलकर के आपसे बातें करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जय घोष पर। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और सरकार ने अभियान किया है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने आह्वान किया है कि घर घर तिरंगा लगे, लोग इसकी भावना को समझें, आत्मसात करें इसके मर्म को कि हमारे शहीदों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने कितना बलिदान दिया है, जिसके चलते आज हम इस आज़ाद हवा में सांस ले पाते हैं। तो इस दौर में जब हम आज इस अभियान को देख रहे हैं, इस महोत्सव को देख रहे हैं, तो इसमें एक पूरी श्रृंखला है जो आज़ादी के सन 47 से लेकर के आज तक आई है। तो इसमें जो बदलाव हुए हैं उसमें आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी स्थिति को? भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रासंगिक विषय आपने चुना है और ये सारे दर्शकों को, श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं कि 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं सन 1947 जब आज़ादी आई और आज 2022, पूरे 75 साल। और इन 75 सालों में देश का पूरा नक्शा बदल गया है। नक्शा यानी सीमाएं भी बदली हैं और साथ साथ आंतरिक परिस्थितियां भी बहुत बेहतर हो गई हैं और इसलिए देश के अब बहुत से लोग ऐसे आगे आ गए हैं, उम्रदराज हो रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई देखा ही नहीं, गुलामी की स्थिति को देखा ही नहीं था, सन 47 में नहीं थे। बहुत से ऐसे लोग अब बड़े हो गए हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सारे श्रोताओं को ये अवगत कराया जाए कि वो गुलामी के दिन कैसे थे और अब कैसे धीरे धीरे देश प्रगति के रास्ते पर एक विश्व शक्ति बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो दोनों हाथ उठाकर हमारे दर्शक श्रोता सब महसूस करें। एक ओर तो असीम धन्यवाद उन महान क्रांतिकारी वीरों को जिन्होंने अपनी जान हथेली पे लेके अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, अपनी जान दे दी, घर परिवार की चिंता नहीं की और उससे आगे बढ़कर अब ये बताने की बात कि महसूस करो उस त्याग को, बलिदान को, और उसके बाद कंधे से कंधा मिलाकर देश के जो लोग, शासन के लोग, प्रशासन के लोग, देश को आगे बढ़ाने की जो कोशिशें कर रहे हैं, उसमें सब लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाओ। ये एक आदमी का काम नहीं है, ये देश के 125 करोड़ भारतवासियों का काम है। इसलिए ये हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सर, अमृत महोत्सव की बात हो रही है तो बात होगी हर घर तिरंगा अभियान की भी। इस तरफ आप देख सकते हैं कि हर तरफ माहौल है, हर जगह आपको झंडे फहराते हुए लोग मिल जाएंगे, हर घर में आपको झंडे, इनफैक्ट वर्क स्टेशन पे भी आपको दिखाई पड़ेंगे लोगों के झंडे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये जो महोत्सव हम मना रहे हैं, उत्सव की तरह हम इसको बना रहे हैं, आगे जाके इसका क्या बदलाव आपको समाज में, युवाओं में देखने को मिलेगा? मुझे पूरा भरोसा है इसके द्वारा हम लोगों को जागरूक कर सकेंगे कि देश महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण है, हमारे घर परिवार, हमारे गांव, हमारे मोहल्ले, हमारे नगर से ज्यादा महत्वपूर्ण है देश। एक एक बच्चे को वतन परस्त बनाना है, एक एक आदमी को देश के लिए वफादार, मर मिटने वाला बनाना है, याद दिलानी है
उन त्यागी बलिदानियों की जिन्होंने इस देश को आजाद कराया था। और उससे भी बड़ी बात, जो वर्तमान चुनौतियां हैं कि हमारा देश धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पे किसी प्रकार बिखरने न पावे। क्या बात है, बिखरने ना पाए। एकजुट होगा तभी 1-1-11 होते हैं। वाह। तो उस जनशक्ति को उपयोगी शक्ति में बदलकर, जी कि बेरोजगार कोई न रहे, जब हर हाथ मजबूत होगा, शरीर के हर अंग में बराबर खून का संचार होगा, चेतना का संचार होगा, तब जैसे ये शरीर मजबूत बनता है उसी तरह देश मजबूत बनेगा। इस भावना को जागृत करने के लिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जी, जैसा कि आप एक प्रशासनिक पद पर रहे हैं और उसमें भी पुलिस सेवा में आप रहे हैं, आपने विभिन्न पदों को देखा है समरीन, तो एक बड़ी बात आती है, देश की सरहदों पर हमारे जवान देश की रक्षा के लिए मौजूद रहते हैं, वहाँ पर मुस्तैद रहते हैं और कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम देश के आंतरिक परिदृश्य में आते हैं तो हमारी जो पुलिस है वो लोगों की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए वो भी बहुत मेहनत करती है, बहुत उनका प्रयास रहता है। तो इसमें भी, इस सेवा में रहते हुए आपने क्या परिवर्तन देखा है और इसका क्या भविष्य लगता है? याद करिए जी कि एक समय होता था जब लाल टोपी पहने और डंडा लेके एक हवलदार गांव में घूम जाता था तो सारे दरवाजे बंद हो जाते थे कि डर के मारे। ये थी अंग्रेजों के जमाने की पुलिस। जी। और आज आप देखते हैं कि चौराहे पर, सड़क पर, रात में, बरसात में, अंधेरे में आत्मविश्वास बढ़ता है जब आदमी देख लेता है कि अरे पुलिस का कोई सिपाही खड़ा है, पुलिस का कोई जवान खड़ा है, अब यहाँ कोई हमको संकट नहीं है, पुलिस हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है। जी। कम्युनिटी पुलिस। जी। और उससे भी आगे आपको अपना पर्सनल उदाहरण देकर भी क्लियर करता हूं कि एक समय था जब एप्लीकेशन लेके आदमी थाने जाता था तो दरोगा जी सुनते नहीं थे। तो मैंने सन 82 में यह परिकल्पना की, जब मैं पुलिस में सेलेक्ट हुआ, कि मैं ऐसी स्थिति ला दूंगा कि पब्लिक के एक टेलीफोन कॉल पर पुलिस दरवाजे आकर खड़ी हो, पूछे भाई साहब आपने फोन किया है? जी। मैं आया हूं, क्या बात है, क्यों आपने बुलाया है? जी जी। और आज आप खुश होंगे जानकर कि 112 नंबर आप डायल करके देखिए। जब मैं पुलिस मुख्यालय का प्रभारी बना उत्तर प्रदेश का, तो मैंने इतनी गाड़ियां, 4000 गाड़ियां खाली 4 पहिया की, 7000 गाड़ियां मोटरसाइकिलें, जी जी, सरकार से बातचीत करके योजना उतारी। फिर दूसरा आपने सुना होगा कि महिलाओं की बड़ी शिकायत रहती थी कि छेड़खानी, बलात्कार, तो 1090 आपने सुना होगा। जी जी जी। वो योजना चली कि एक फोन पर आपके छेड़खानी करने वाले के पास पुलिस के फोन पहुंचने लगे, तुम शरारत कर रहे हो, अभी हम थाने से पुलिस भेज रहे हैं। जी। आज स्थिति बदल गई। एक जमाना था, याद करिए कितने इनकाउंटर होते थे, लोग पकड़ के गोली मार देते थे। बिल्कुल। आज एक मामला अगर होता है तो तुरंत मानवाधिकार में 10 एप्लीकेशन पहुंच जाती हैं, हाई कोर्ट में तुरंत मामले उठ जाते हैं, PIL पड़ जाती है। सूचना के अधिकार में आपको एक एक डिटेल मालूम होता है कि कब क्या लिखा गया, कौन कहां पहुंचा। ये क्रांतिकारी परिवर्तन है, लेकिन ये सशस्त्र क्रांति नहीं, रूस की तरह, जी जी, ब्रिटेन की, फ्रांस की तरह कि लड़के मार के खून खराबा से। ये शांतिपूर्ण क्रांति है। इसका एहसास करिए कि कितना जन कल्याण की तरफ सरकार आपके द्वार, ये पुलिस का पहुंचना, पूछना। जब शाम को कोई शराबी अपनी पत्नी को मारता है और वो फोन कर देती है तो पुलिस आकर पकड़ती है, चलो थाने। जी, तब वो पत्नी सुरक्षित महसूस करती है कि कोई है जो हमारी सुनेगा। ये है परिवर्तन। सर, अभी आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया, कम्युनिटी पुलिसिंग। मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है? कम्युनिटी पुलिसिंग में लोगों के सहयोग से, जी, स्थानीय नागरिकों का सहयोग लेकर उनकी समस्याओं के अनुरूप कार्य योजना बनाकर सुरक्षा की व्यवस्था करना। पहले केवल डंडे से पुलिसिंग होती थी, अब होता है नहीं, आप
मीटिंग करेंगे, नियम बन गया, थाने पे मीटिंग होगी नागरिकों की, नागरिक समिति बनेगी, नागरिक सुझाव देंगे, सलाह देंगे, किस मोहल्ले में गांजा बिक रहा है, कहाँ लोग नशेड़ी हो रहे हैं, कहाँ शराब पी के बदतमीजी कर रहे हैं, और उसके मुताबिक पुलिस वहाँ ड्यूटी लगाएगी, गश्त लगाएगी, जहाँ किसी प्रकार की समस्याएं हैं। ये है कम्युनिटी पुलिसिंग, लोगों की राय लेकर पुलिसिंग को एडजस्ट करना। बिल्कुल। बात कम्युनिटी की हुई यहाँ पर सर, तो यहाँ पर एक चीज़ और जुड़ती है कि लोगों के लिए तो इतना काम हो रहा है, सरकार भी प्रयास कर रही है, प्रशासनिक स्तर पर भी काफ़ी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो पुलिस जो लोगों के लिए इतना मेहनत करती है, इतना सजग रहती है, इतने प्रयास करती है, उस पुलिस के सामने भी कई सारी चुनौतियां होती हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उनके भी परिवार हैं, तो उनके सामने क्या चुनौतियां हैं और वो इन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे, उसमें उनका क्या भविष्य दिखाई देता है? इस काम के लिए सरकार ने और पुलिस विभाग ने एक पुलिस कल्याण विभाग बनाया, जिसमें पुलिस का ही वेलफेयर, बड़ी कठिन परिस्थितियां होती हैं, आदमी कम होते हैं, समस्याएं ज्यादा हैं, रात में सो नहीं पाए, दिन में अभी ड्यूटी करके आए, कहने लगे मुलजिम ड्यूटी करके आ रहे हैं, मतलब मुलजिम को ले जाना, कचहरी में पेश करना, उधर गिरफ्तारी ड्यूटी में गए हैं, उधर परीक्षा की ड्यूटी है, उधर मेला की ड्यूटी है, एक साथ चल रही है, आदमी उतने ही हैं, उसी में व्यवस्था करना है, उधर थाने में पहरा भी लगाना है, कहीं कोई आवे असलहे न लूट ले जाए, कोई एकाएक हमला न कर दे, क्योंकि अपराधी तो अपराधी हैं, वो तो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, गुस्साए रहते हैं पुलिस के ऊपर। और इतना ही नहीं, कहीं होता है कि व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं वो अलग आई हुई हैं, और आजकल जमीन संबंधी विवाद, पुलिस इतना त्रस्त रहती है कि मेरी जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया, वो उस पे झोपड़ी डाल लिया, उस पे पानी नहीं निकलने दे रहे, उसे बरसाती पानी की समस्या है, इतनी समस्याएं पुलिस लेखपाल से और तहसील स्टाफ से तालमेल करके मौके पर जाने की इंतजाम करती है। थाना दिवस मनाते हैं शनिवार को, ताकि जिसकी जब दिक्कत हो तो आ जाओ इकट्ठा। फिर तहसील में दिवस अब सरकार के आदेश से होने लगा कि तहसील में जो लैंड का रिकॉर्ड और पुलिस साथ साथ बैठेंगे, तो तहसील दिवस अलग होने लगा। अब उसके बाद उससे भी आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने IGRS स्कीम चलाई कि आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन भेजिए। प्रयास बहुत हो रहे हैं और उस तुलना में सुधार भी हो रहा है पहले की तुलना में। अब आप देखिए तमाम लोगों के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी, अन्य मंत्रियों के यहाँ भी तमाम लोग अपने एप्लीकेशन लेकर के, लेकिन अब उसी तुलना में लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, आशाएं बढ़ी हैं, जितना रिस्पांस मिला है। तो छोटी छोटी बात के लिए भी मैं जाता हूँ यहाँ पर अक्सर, तो अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आज गया तो देखा नाली की समस्या, लोग मेरे मोहल्ले में झाड़ू ठीक से नहीं लग रहा है। अच्छा। और वो आदेश कर रहे हैं कि नगर निगम क्यों नहीं झाड़ू लगा रहा, कौन है, अस्पताल में भर्ती नहीं हो रही, अस्पताल में वेंटिलेटर की दिक्कत, या तो वहां से भी एक एक्स्ट्रा हेल्पलाइन दी जा रही है। अभी आप कल्पना करिए कि मतलब जन कल्याण की तरफ शासन प्रशासन कितना आगे बढ़ रहा है कि पूरी इंडिया में करोड़ों लोगों को राशन फ्री दिया जा रहा है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत जितने गरीब आदमी हैं, अभी संख्या लगभग 25 करोड़ पहुंच गई है, उनका 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होने के हो रहा है। बिल्कुल। जिनके मकान नहीं हैं उनको 2,60,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल रहे हैं। बेरोजगार लोगों को कहा जा रहा है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम मुद्रा योजना में बिना कोई गारंटी के चलो 10-20 हजार रुपए ले लो और ले करके तुरंत अपना कोई नहीं छोटी मोटी दुकान खोल लो, और नहीं अपना ठेलिया लगा लो, बेचो सामान, कुछ करो, कुछ स्वरोजगार अपना स्वरोजगार शुरू करो। और आपने सुना ही होगा ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आपका सामान खरीदा जा रहा है, अब सरकार सामान खरीद रही लोगों का, उसको विदेश भेजने का काम हो रहा है, निर्यात बढ़ाने का काम हो रहा है। और इतना ही नहीं, विकास की इतनी योजनाएं, जो चीज आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं ईमेल लेकर के, हजारों लोगों के ईमेल देख रहे हैं क्या सुझाव है, कहां क्या किया जाए। पूरे बुंदेलखंड अभी गया तो वहां देखा कि हर घर नल से जल, पानी की समस्या थी, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता था। जी, बुंदेलखंड में काफी समस्या है। खेतों की सिंचाई के लिए कई नदियों को मिलाकर रिंग कनाल बन रही हैं। जी। नदियों को जोड़ा जा रहा है।
कई कई नदियों को अलग अलग हिस्सों में जोड़ा जा रहा है ताकि सिंचाई की और बेहतर व्यवस्था हो। उधर लोगों के, सुना होगा आपने, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज जी खोलने की योजना बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। उधर लोगों का सामान शहर में जल्दी पहुंचे, बिके, दूसरे एरिया में पहुंच सके, उसके लिए नए नए हाईवेज। आप कल्पना करिए कुछ सालों पहले क्या हाल होता था कि आपको दिल्ली जाना है तो अब आप 5 घंटे में यहां से दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंच सकते हैं, बिल्कुल। अब मेरठ से गाजियाबाद होकर के दिल्ली जाने का जो रास्ता था कई घंटे लग जाते थे, तो उसमें अब डायरेक्ट एक्सप्रेस हाईवे, आप 1 घंटे में दिल्ली से मेरठ पहुंचते हैं। बहुत परिवर्तन हो रहा है, देश परिवर्तन के, गरीब से गरीब आदमी जब आप देखिए सब्जी बेचने के साथ साथ वो अपना मोबाइल फोन रखे हुए है। खुशी होती है कि जब पान की दुकान के में पहुंचे तो वहां देखा बारकोड रखा हुआ है, बारकोड रखा कि हुआ आपके पास पैसे नहीं है तो आप डिजिटल रिवोल्यूशन यही तो है। बिल्कुल, लेन देन उससे हो रहा है। मैं यहाँ पर एक बात और जिक्र करना चाहूंगी। आपने जैसा भी कहा कि परिवर्तन का दौर चल रहा है, चीजें बदल रही हैं बहुत तेजी से, वैसे ही क्राइम के तरीके जो है वो भी बदले हैं, बहुत बदले। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो क्या रोल है? अभी जिस तरह और क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं तो अपराधी भी अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन कर रहे हैं। जी। अब आपने नाम सुना होगा वो जामतारा बिहार, जी। वहां से वो नए नए तरीके लोगों ने, एटीएम फ्रॉड, आपके किसी तरह कम पढ़े लिखे आदमी को बहकाकर फुसलाकर उसका नंबर, पिन नंबर जान जाते हैं। मेरा भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी यही वो थोड़ी सी लापरवाही हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कि जैसे ही आपका पिन कोड जान लिया उसने आपके एटीएम की क्लोनिंग भी शुरू कर दिया कुछ लोगों ने। बिल्कुल। अब उसके कारण पुलिस के लिए चुनौती एकदम से बढ़ गई है। जी। साइबर क्राइम के हर जिले में साइबर क्राइम के थाने खोलने पड़े हैं। अब आप कहीं भी हर जिले में साइबर क्राइम, जबकि पुलिस के पास इतने ट्रेंड लोग नहीं थे। अब लोकल लोगों की मदद लेकर के पुलिस उनको साइबर क्राइम को, एटीएम फ्रॉड को हल करने का काम कर रही है। लोगों के फोन खो जा रहे हैं तो वो हर जिले के एसपी के दफ्तर पहुंच जाते हैं, हमारा फोन ढूंढवाइए। तो उनके मशीन नंबर जो होता है फोन का, उससे तलाश की जा रही है कि जैसे ही वो फोन दूसरे द्वारा यूज किया गया तुरंत उसका लोकेशन पुलिस के पास आ जाएगा कि फला जगह ये, तुरंत पकड़ा जाएगा। और तमाम हजारों फोन बरामद करती है पुलिस, वापस करा रही है, और लोगों के पैसे निकल जा रहे हैं। ये बड़ी बड़ी भारी समस्या है कि एटीएम फ्रॉड हो रहे हैं, दूसरे के पैसे, इंटरनेट बैंकिंग में प्रॉब्लम आ रही हैं। अब धीरे धीरे बैंकों का भी हाल में पूरा प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि अपनी सुरक्षा प्रणाली को इतना मजबूत करें कि कोई आदमी, तो अब आपके फोन पर मैसेज आता है कि आपके इससे पैसा निकलने जा रहा है। हाँ, अगर आपने ना ये चेक जारी किया हो या ये आपने इंटरेक्शन, ये सामान ना खरीदा हो तो तुरंत आप रिटर्न कॉल करिए। रोज का रोज जैसे कहते हैं ना। लेकिन वो मैम बात ये होती है कि तू डाल में पात चोर और पुलिस की ये दौड़ बराबर चलती रहती है। सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि क्या इस तरह के कोई नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, अगर आप साइबर क्राइम के झांसे में आ जाते हैं तो इंस्टेंट आप उस पर इन्फॉर्म कर सकें? जैसे सबसे जो कॉमन नंबर, इसीलिए बहुत नंबर नहीं बनाए जा रहे हैं, सबसे कॉमन नंबर है कि जैसे ही आपको कोई इस तरह की सूचना मिले तो आप या तो 112 नंबर कॉल कर दीजिए या 100 नंबर कॉल कर दीजिए, और अपना मैसेज, उस पर मैसेज भी रिकॉर्ड होता है, आदमी भी बोलता है, और आप जाएंगे तो हजारों ट्रेंड आदमी बैठाए गए हैं इस काम के लिए। हजारों लाइनें टेलीफोन की ली गई हैं पुलिस विभाग में कि लोगों की समस्या। इसमें ये जरूरी है कि आप उसी वक्त इन्फॉर्म करें, लाइक अगर मुझे नहीं पता ये नंबर या बाद में ये प्रोग्राम किसी, जैसे अब 112 नंबर जगह जगह प्रचार किया गया है, आपने सुना होगा। पहले 100 नंबर, अभी भी इसीलिए कनेक्ट कर दिया गया, 100 नंबर भी डायल करें या 112 डायल करें तो आपकी बात को अटेंड किया जाए। जी, मतलब मुझे लगता है इनके कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया है ऐसा, और उसके बाद हम सोचते हैं कि अच्छा बैंक से कंफर्म कर लें, या इस तरह से करते करते कुछ टाइम बीत जाता है, तो कुछ समय बीत जाने के बाद क्या उसमें दोनों बात, उसका लाभ क्रिमिनल को मिलता है इस अर्थ में कि वो भागता है और क्राइम करके भाग जाता है, फिर उसका लोकेशन जो टेक्निकली पुलिस ने तरीका निकाला है
कि कहाँ है वो उसका लोकेशन ट्रेस करने का तरीका निकाला है। लेकिन ये सब बातें चूंकि बहुत से लोग कार्यक्रम देख रहे हैं तो उसका डिटेल बताना कि कैसे वो पता लगाते हैं, क्या करते हैं, वो उचित नहीं है। नहीं तो हम अगर लीक कर देंगे तो वो चोर भी उसको जान जाएंगे और जो जान के उसका भी दुरुपयोग कर लेंगे। इसलिए बस इतना ही पर्याप्त है जानना कि जैसे ही घटना हो आप तुरंत उसको रिपोर्ट करिए, 112 नंबर डायल करिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और फिर यथासंभव जल्दी करीब के थाने में भी उसको भेज दीजिए। अब ऑनलाइन भी हो गया है, यूपी पुलिस की ऑनलाइन भी आप गूगल में डाल के देखिए तो यूपी पुलिस जैसे ही आप डालेंगे तो आपको वो वेबसाइट खुल जाएगी और ऑनलाइन आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन FIR लिखा सकते हैं। जितने भी आपके साथ ऐसी घटनाएं हों, ऑनलाइन FIR तुरंत होती है। बदलाव की बात, अभी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया, आपने जो चीज़ें बताई उनमें बदलाव देखने को मिला समरीन की। आज वो उस दौर की पुलिस क्या थी और वहाँ से चलते हुए किस दौर में आए, जो क्रिमिनल्स थे, जो क्राइम थे, उनमें भी किस तरह से बदलाव आया। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव लोगों की सोच और लोगों का जो नज़रिया है उसमें अब जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मैं सीधे सीधे यहाँ पर फिर से एक बार आपको जोड़ूंगा उसी अभियान से जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जिसको लेकर के चल रहे हैं, एक सोच के साथ, एक उद्देश्य के साथ। तो लोगों में इसका कितना असर पड़ेगा, क्या बदलाव दिखेगा? हाँ, जब आदमी जागरूक होता है, उसे लगाव महसूस होता है अपने देश से। बहुत दिनों से हम लोग कहा करते थे कि देश प्रेमी बनो जी, लेकिन उस आदमी को महसूस हो कि हम देश से प्रेम करें जी, जो आखिरी पायदान पर बैठा है, तब ये काम होगा। अन्यथा चुप रहेगा, बोलेगा नहीं, लेकिन मन से उसको देश के प्रति लगाव तभी पैदा होगा जब महसूस हो कि देश हमें कुछ दे रहा है, हमारा है। तो अब जैसे मैंने बताया कि आम जनता की न केवल बाहरी दुश्मनों से सुरक्षा, देश की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, विकास जैसे जो मूलभूत जरूरतें थीं वो हर एक जरूरत सरकार पूरा करने की कोशिश कर रही है जी। और आपने महसूस किया होगा कि कोई भी जाति, धर्म, क्षेत्र का भेदभाव इन योजनाओं के लाभ में नहीं लग रहा है। बिल्कुल। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इसलिए कोई लाभ नहीं मिला कि मैं इस बिरादरी का था या इस एरिया का था, ऐसी बात नहीं। ये बातें हर संप्रदाय, हर समुदाय, हर क्षेत्र, हर जाति के लोगों में जा रही हैं जी। और इतना ही नहीं, जब ये लगाव पैदा होगा देश के प्रति, ये अमृत महोत्सव जागरूक करने का अभियान है लोगों को कि ये तुम्हारा देश है, ये देश, आजादी हमारी सबकी है जी। तो जो कल्पना है हमारे देश के नेताओं की, प्रशासकों की, विश्व गुरु बनना है, मतलब वी हैव टू बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, जी जी। ये सपना, और इस सपने में जब हर आदमी जुड़ेगा और हर आदमी का सहयोग होगा, और वो सहयोग कब होगा? जब कोई आदमी बेरोजगार न रहे, खाली न रहे। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी कि बुभुक्षितः किम न करोति पापम, जो भूखा आदमी होता है वो कौन सा पाप नहीं करता, उससे आप किसी बड़े ऊंचे चरित्र की उम्मीद नहीं कर सकते। वो भूखा है, सामान चोरी करेगा, खाएगा। बिल्कुल। इसलिए जब मूलभूत जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो उसी तुलना में अपराध कम हो जाएगा। मैम, आपने देखा होगा आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले जितने मर्डर होते थे जी। आज उस तुलना में मर्डर की घटनाएं काफी कम हुई हैं, लगभग 20% बची हैं जी। काफी कमी आई। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है जी। जैसे जैसे जागरूकता कानून की बढ़ रही है, वैसे वैसे क्राइम कम हो रहा है। रोड होल्ड अप, एक समय याद है आपको, बसें लूट जाती थी, ट्रक लूट जाते थे। अब कहीं आप सुनती हैं? धीरे धीरे कितना परिवर्तन हुआ, बसें ट्रकें लूटती नहीं हैं। हाँ, ये जरूर है, समय के साथ व्हाइट क्रिमिनल, व्हाइट कॉलर क्राइम, फ्रॉड कर लेना, दूसरे का पैसा निकाल लेना, ये इस तरह की प्रॉब्लम, तो वो भी धीरे धीरे वो भी हल होंगी। सर, जैसा कि 75 साल गुजर चुके हैं हमारी आज़ादी को, तो तब से आप अपराध नियंत्रण और आंतरिक सुरक्षा में क्या बदलाव देखते हैं? जैसे सबसे पहला जी। जो आपने महसूस किया होगा कि पहले की तुलना में अब पुलिस की व्यवस्था ज़्यादा मानवीय हुई है,
पहले, अब ज्यादा सुनवाई आम जनता की बढ़ी है, मानवाधिकार संगठन अब सक्रिय हो गए हैं, पेशी होती है, अगर कोई पुलिस बदतमीजी करे तो पेशी होती है उसकी कि क्यों आपने ऐसा गड़बड़ किया, बर्खास्तगी होती है, निलंबन होता है। आप सुने होंगे कहीं कई बार उन्होंने बदतमीजी किया, अगले दिन निलंबित। जी जी जी। इतनी तत्परता। और आंतरिक सुरक्षा का परिदृश्य जरा गौर करिए। एक समय था जब एक खबर आती थी कि आज नक्सलवादियों ने इतने लोगों को मार दिया, बिल्कुल, इतने सीआरपी को मार दिया, इतने बीएसएफ के जवानों को मार दिया। आज आप देखिए कि वो समस्या धीरे धीरे सीआरपी ने, बीएसएफ ने, सबने कंट्रोल करके थोड़ी सी पॉकेट अब बची है बस्तर और उड़ीसा के आसपास। इसी तरह कश्मीर में जिस तरह से गोलियां चलती थी, लोग मारे जाते थे, आज देखिए कश्मीर उस तुलना में पत्थरबाजी होती थी। देश के तमाम जो विरोधी लोग थे वो विदेशों से नकली करेंसी छपाकर, याद है आपको कि वहां का इंडिया का रुपया कराची में छप जाता था और नेपाल और दुबई के रास्ते यहां आके गरीब बेरोजगार लड़कों को 1,000 रुपए मिलते थे कश्मीर में कि पत्थर फेंकोगे तो 1,000 मिलेगा। और ऐसे पत्थरबाजी करके वो लोग गरीब बेचो, वो समझते भी नहीं थे, बिल्कुल, बस उनको तो इतना मतलब 1,000 मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। और 25-30 लड़कों को बांटा गया, उन लोगों ने पत्थरबाजी कर दी और बाहर दुनिया में प्रचार होता था, बड़ा असंतोष है युवकों में, बिल्कुल। और भीतर की बातें होती थी, हमारा ही रुपया छाप हो रहे थे और फ्री में बांट देते थे। अब जैसे ही आपने सुना शुरू में बड़ा कष्ट हुआ लोगों को कि डिमोनेटाइजेशन, कि वो रुपया बदल दिया गया, एकाएक झटका लगा, वो रुपया करेंसी जितनी आई पड़ी थी बांटने के लिए वो सब बर्बाद हो गई, बेकार हो गई, सब डिमोनेटाइजेशन हुआ। इसी तरह जैसे आंतरिक सुरक्षा में आपने महसूस किया होगा कि अब जिस तरह से पहले बम फूट जाते थे, याद है आपको कि आज बनारस में बम फूट गया, आज लखनऊ में फूट गया, आज ट्रेन में चलती ट्रेन में फूट गया, अब वो बम नहीं फूटते। क्यों? कि लोगों को वो जो कारण था, सख्ती का रवैया, वो दृढ़ता का रवैया, कानून के द्वारा भी, पुलिस के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी, कोई इस तरह का काम करे उसको कोई रियायत नहीं की जाएगी। कई आपने सुना होगा कि कई लोग आलोचना करते हैं बुलडोजर कल्चर। जी 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 जी, सुना होगा ना जाता है बुलडोजर क्या है? बुलडोजर मतलब यह है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस। और उसकी टेक्निकल पहलू भी क्लियर कर देता हूं। नगर विकास अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई बिना नक्शा पास कराए घर बना लेता था तो कहीं पानी की दिक्कत ले जाने की, कहीं बिजली की लाइन ले जाने की दिक्कत, जहां मन हुआ बना लिया। तो नियम था कि नगर विकास अधिनियम की धारा 30 में उस आदमी का घर गिरा दिया जा सकता है नोटिस देकर, अगर वो खुद नहीं ठीक करता। तो उसका उपयोग करके बुलडोजर चलाया गया। उसको लोग समझ रहे हैं कि बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर चला दिया। तो दृढ़ता की नीति, ये आप निश्चित मानिए कि जब आप कठोर दंड, राजदंड अगर कठोर होता है तो थोड़े से लोगों को दंड दे करके अपराध कंट्रोल हो जाता है, और अगर ढीला दंड है तो क्या होता है, बहुत लोग वो क्राइम करते हैं, बहुतों को सजा देनी पड़ती है। तो देश के हित में यह है कि कठोर दंड हो लेकिन कम को। बिल्कुल, देश हित की बात की आपने। यहाँ पर एक बात मेरे मन में आई कि जब हम देश को देखते हैं तो देश का मान सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि होता है। हमारे लिए कोई भी ऐसी बात होती है जो हमें ऊंचाइयां देती है, हमें एक पहचान देती है, तो हम उस पर गर्व की अनुभूति करते हैं। तो सन 47 से लेकर के एक लंबा सफर तय करके हम 75 सालों में आज यहाँ तक पहुंचे हैं। विश्व स्तर पर कैसे आप देखते हैं, क्या बदलाव देखते हैं? आप उस समय की कल्पना करिए जब हमारा देश गुलाम था। तो सन 1945 में जब विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस समय भारत के बिना चाहे भी ये कह दिया गया कि अंग्रेजों की तरफ से भारत लड़ेगा, क्योंकि हम अंग्रेजों गुलाम है, तो गुलाम भी उधर ही लड़ेगा जिधर मालिक लड़ेगा। और आज देखिए कि हमारी नीति क्या है, गुट निरपेक्ष। ना हम अमेरिका के गुट में हैं, ना रसिया के गुट में हैं। और चाइना, जिसके सामने भारत में एक सोच थी, सरकार में भी, जनता में भी, कि अरे हिमालय में ज्यादा सड़कें न बनाओ, नहीं तो चीन के लोग घुस आएंगे, देश पे कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल। और आज बराबर एक सुना होगा आपने नाम, क्वाड कंट्रीज। जी जी। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, इन देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया
कि जो चीन अगर किसी की तरफ भी आंख उठाकर देखेगा तो हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। जी। अब ये भावना, ये संगठन सुन के केवल चीन के हौसले पस्त हो गए। अभी कुछ दिन पहले डोकलाम में जो हुआ उसको पूरे देश ने देखा कि पहली बार भारत के सैनिकों ने बहादुरी के साथ कह दिया कि जहां हमारा देश जहां तक है वो वहां हम रहेंगे, धक्का देकर, मारकर, शहादत देकर भी, लेकिन हम अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे। आज भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य है, बिल्कुल, जो चुने हुए देशों की बॉडी है विश्व स्तर पर। भारत को पहले कोई गिनता नहीं था किसी अर्थ में, लेकिन आज जब दुनिया कोरोना से पीड़ित हुई तो भारत ने 100 देशों को कोरोना की वैक्सीन बनाकर भेजा। ये वो भारत है जहां कील भी बनती थी, साइकिल भी बनती थी तो इंग्लैंड से बन के आती थी, कच्चा लोहा हमारे देश से जाता था। मैं लंदन गया तो वहां देखा कि भारत के जंगलों की सारी ये चीर और फर और ये सारी लकड़ी लंदन के दीवालों में सब लगी हुई थी। बताया गया कि सब इंडिया से आई हुई लकड़ी है। क्यों? कि वहां ठंडक बहुत होती है तो लकड़ी ले जाते थे यहां से। उसके लिए रेल की लाइनें बिछाई गई थी कि कलकत्ता और बंबई के रास्ते सारे जंगलों की लकड़ी काट के ले चलो, वहां घरों में लगाओ। तो बहुत परिवर्तन हुआ देश। अब हम लोग तमाम कामों में, जैसे हवाई स्पेस टेक्नोलॉजी में दूसरे देशों के सैटेलाइट हम लोग ले करके उनको हवा में लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम देश, यहां तक कि फ्रांस, यहां तक कि स्पेन, वो लोग आते हैं कि हाँ उड़ीसा से आप अपने स्पेस सेंटर से हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए। बिल्कुल। इतना ही नहीं, आप पड़ोसी देशों की तुलना में देखेंगे पाकिस्तान, श्रीलंका कितनी बुरी आर्थिक स्थिति में है कि वहां हालत खराब है लोगों की गरीबी के कारण, बदहाली के कारण। और इंडिया ऐसा कंट्री कि अपने लगभग 30 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है कि हमारे देश में कोई आदमी गरीबी से, भूखमरी से न मर जाए। बिल्कुल, बहुत परिवर्तन हुआ है जी। और हमारा देश ऐसे ही बढ़ता रहे और हम आत्मनिर्भर बने रहे। और आज़ादी के 75 साल चूँकि हम मना रहे हैं, और साथ ही हर घर तिरंगा भी आप लहराइए, अपनी देशभक्ति, देश प्रेम जो है वो सबके साथ शेयर करिए। फिलहाल हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, आप हमारे साथ आए नहीं। वो इसके ये कार्यक्रम तभी पूरा होगा जब हम लोग मिल के कहें विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और तब हर आदमी, हर दर्शक ये महसूस करे देश हमारा है, समाज हमारा है। कोई कमी रह गई है, कहीं व्यवस्था में कोई कमी रह गई, भाई तो गुस्सा मत हो, मिल बैठ कर मामलों को हल करो। कोई नीचे वाला अधिकारी न सुने तो ऊपर वाले को बताओ, हिम्मत ना हारो। और कहीं ना कहीं से, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, मैसेज डालो, सीधा प्राइम मिनिस्टर को मैसेज डालो, सीधा चीफ मिनिस्टर साहब को मैसेज डालो, और देखोगे कहीं ना कहीं से रिस्पांस आएगा। जी बिल्कुल। तो फिलहाल आप आए, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, हमसे इतनी बेहतरीन बातें शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बहन जी, बहुत आभारी हूँ कि, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा अमृत महोत्सव यादगार बनेगा। अभी आपने देखा कि कैसे कुछ देश के दुश्मन, IS के लोग आजमगढ़ से कोई एजेंट बनाए थे कि जिस समय 15 अगस्त को आज़ादी का महोत्सव मनाया जाए उस समय हम बम विस्फोट करा दें। उसको इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ लिया। लगातार लोग लगे हुए हैं कि कहीं देश के दुश्मन कोई ऐसी घटना न करने पाए। कहते हैं ना कि देश को एकजुट रखने के लिए कोई दुश्मन भी जरूरी है, नहीं तो लोग कैसे एकजुट होंगे। उन्हें महसूस होना चाहिए देयर इज अ टारगेट टू डेवलप एंड टू डिफीट द एनिमी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, रेडियो जय घोष को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय